अफसाना संगे गिरा। ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई नेल पॉलिश ने उसे चौंका दिया। उसने कैलेंडर पर नज़र डाली। महीना ख़त्म हो रहा था, लेकिन उसने नाखून रंगे ही नहीं थे। तो क्या नाखून पर पॉलिश लगाने से वज़ू नहीं होता? उसकी नानी ने उससे कहा था, और उसी वक्त नाखूनों से पॉलिश खुरच दी थी। नानी नमाज की पाबंद थी, इसे भी कोई नमाज क़ज़ा करने नहीं देती थी। फिर भी वो मौका निकाल कर रात में नाखून रंग लेती, फिर फजर से क़ब्ल नाखून साफ़ कर देती। इस तरह इसके नाखून ख़राब हो सकते थे, लेकिन शौक़। एक रोज़ जब इसका जिस्म अचानक ही खून उगलने लगा तो वो मारे खौफ के नानी की गोद में घुस गई। नानी ने बहुत सी बातें समझाई, फिर कहा कि ऐसी हालत में वो नमाज न पढ़ा करे। तब उसने नाखून रंग लिए। नानी ने डांटा नहीं, मुस्कुराती रही। एक तरफ नाखून रंगने की खुशी थी तो दूसरी तरफ मुसीबत भी। नमाज न पढ़ने पर भी ऐसा महसूस होता जैसे कुछ भूल रही हो। हर आज़ान पर चौंक उठती, फिर नाखून देखकर मुस्कुरा देती। इन दिनों कहीं जाने को जी नहीं चाहता। अजीब से बिसान भरे दिन, चिपचिपाहट का एहसास, मुज़महिल अज़ा। वो सारा दिन नानी की गोद में घुसी रहती, न दावतें, न किसी सहेली के घर जाना। अक्सर स्कूल का भी नागा कर देती। अपने पॉलिश से रंगे नाखून घुरा करती। उसके नाखून थे भी बहुत खूबसूरत। देखते ही देखते कितना कुछ बदल गया। अब टीवी के स्क्रीन पर हसीना आलम उछलती कूदती आती हैं और अब बड़ी बेहयाई से भरी बज़्म में राज की बात कह देती हैं। किसी को बुरा नहीं लगता। बच्चे बड़े सब आराम से बैठे रहते हैं। अब तो नानी भी नहीं रही। उन दिनों का खौफ भी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो नाखून ज़रूर रंगती थी। ये नाखून उसे याद दिलाते थे कि नमाज की छुट्टी है। तो क्या मसरत की एक पूरी लहर उसके पूरे वजूद को गुदगुदा गई। अगर ऐसा है तो कितना अजीब इत्तेफाक है। शादी के बाद सिर्फ एक ही रात दोनों मिले थे। उसकी सुहाग की निशानी है ये तो। अगर वो जन्म ले तो फिर वो शादी की और उसकी सालगिरह एक साथ मनाएगी। उसके जन्म के दिन के रोज़ नहीं मनाएगी, क्योंकि वो जानती है कि कब वो इसके वजूद का हिस्सा बना। ऐसा मौका किसे मिलता है? ये सुराग मिलता ही नहीं। कोई नहीं जानता कि कौन सा बच्चा किस साथ के अमल का नतीजा है, लेकिन वो बता सकती है। वो मुस्कुरा दी। इसने होले होले अपने पेट पर हाथ फेरा। खामखा ही उसे अपना पेट उभरा उभरा सा नजर आया। अभी से वो खिलखिला के हंस दी। उसकी उंगलियां नाव तक पहुंची तो हल्का सा इर्त्याश महसूस हुआ। बारीक सी आवाज़ आई, मम्मी। वो चौंकी। हाँ, ये आवाज़ उसकी नाव ही से आई थी। उसका जी चाहा कि अपनी नाव को कान लगाकर इस आवाज़ को करीब से सुने, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? दूसरा सुन सकता है, दूसरा। शाम में जब वो मिलेगा तो उसे सुनाएगी आवाज़। घर से निकली तो बहुत संभल संभल के कदम रखे। सारा दिन काम में दिल नहीं लगा। वो लोगों को टालती रही। दिन भर में कई बार उसने वो बारीक सी आवाज़ सुनी, मम्मी मम्मी। चुप, उसने प्यार से डांटा। अपने साथियों के साथ उसने लंच भी नहीं किया कि कहीं कोई वो आवाज़ न सुन ले। सबसे पहले वो आवाज़ उसे ही सुनाना चाहती थी। शाम ठीक वक्त पर वो उसे लेने आया। वही रूटीन लाइफ, दफ्तर से पार्क जाना, चिराग जलने तक बैठे रहना, सड़कों पर घूमना, किसी रेस्तोरां में खाना, किसी थिएटर में कोई फिल्म, कोई भी फिल्म, अंग्रेज़ी, हिंदी, तेलुगु, 7 वक्त काटना मकसद था। इस सूरत हाल से दोनों ऊब गए थे। मियाँ बीवी होकर भी आशिकों की तरह वक्त गुजारना, मशकूक नज़रों की गिलाज़त से गुजरना, कितना तकलीफ़दा हो गया था सब कुछ। दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन उनका अपना कोई घर नहीं था। रात वो उसे छोड़कर लौट जाता। आज उसका कितना जी चाहा कि उसका अपना घर होता। वो सीधे अपने घर जाते, फिर वो अपनी साड़ी हटाकर अपना पेट नंगा कर देती और उससे कहती कि अपना कान उसकी नाव से लगाकर वो बारीक सी आवाज़ सुने, मम्मी। स्कूटर की पिछली सीट पर वो बहुत एहतियात से बैठी, संभल कर। पता नहीं क्यों आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रैश ड्राइविंग कर रहा है। या फिर शहर की सड़कें भी कितनी नाहमवार लग रही थी। वैसे वो गाड़ी तेज़ नहीं चलाता था। दुनिया भर की बातें स्कूटर पर ही होती। उसने रफ्तार धीमी कर दी।
पार्क पहुंचकर वो अपनी खास जगह पर आए तो उस वक्त सूरज घने दरख्तों के पीछे चमक रहा था। पत्तों से छनकर किरणें लकीरों की तरह वाज़ेह नजर आ रही थी। ये शुआएं इसलिए भी वाज़ेह हो रही थी कि कहीं करीब में सूखे पत्तों के ढेर में आग लगा दी गई थी। धुआं उठ रहा था। फजा में अजीब सी बू फैली हुई थी। एक ऊंचे पेड़ की सूखी शाख पर चील बैठी थी और मुसलसल चिल्ला रही थी, और उसका नर उसके अतराफ ऊपर ही ऊपर इस तरह घूम रहा था जैसे एयरपोर्ट पर कोई तैयारा लैंडिंग सिग्नल के इंतजार में चक्कर लगा रहा हो। उस वक्त उसने उसकी कमर पर हाथ रखा। वो जानती थी अब धीरे धीरे उसकी उंगलियां नीचे उतरकर उसकी नाव पर रुक जाएंगी और फिर वो नाव के अतराफ उभरी हुई जिल्द को महसूस करेगा। उसने वही किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके बच्चे का दम घुट जाएगा। उसने हाथ हटा दिया। क्यों? उसने हैरत से पूछा। कान लगाओ यहाँ, उसने कहा। उसने कान लगा दिए। कुछ सुनाई दिया? क्या मतलब? जैसे वो सब कुछ समझ गया। वो शर्मा गई और इंतजार करने लगी कि वो उसे चूम लेगा, लेकिन वो संजीदा था। सूरज पता नहीं कब और नीचे उतर आया था। एक किरण सीधे उसके गाल से टकराई। एक शोला सा भड़का। तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या हमारे हालात ऐसे हैं कि एक बात सुनोगे तो उछल पड़ोगे? कहो। ये हमारी सुहाग रात की निशानी है। ऐसा तोहफा बहुत कम मिलता है ना, उसने पुरजोश अंदाज में कहा, लेकिन वो उछला नहीं। मैं कैरी करूंगी, उसके लहजे में ठोस इरादा था। लेकिन कैसे होगा सब कुछ? हमारा कोई घर नहीं, दो एक दोस्तों के अलावा हमारी शादी के बारे में कोई नहीं जानता। हम माली एतबार से भी इतने मजबूत नहीं हैं कि फ़ौरन कोई इंतज़ाम हो सके। तुम्हारी देखभाल, मुलाजिमत, फिर तुम्हारी मम्मी तो घर से निकाल बाहर कर देंगी। कैसे होगा? वो मुस्तरिब हो गया। मैं सब संभाल लूँगी। बी प्रैक्टिकल जान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हम संभल भी नहीं पाए, उसने समझाया। सारी जिंदगी हालात नहीं संभलेंगे, उसने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे रद्द-ए-अमल की उसे तवक्को ही नहीं थी। अचानक हवा चली तो खुश्क पत्तों के ढेर में शोले भड़के। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया, लेकिन एक झटके से उसने चेहरा छुड़ा लिया। सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान लाल अंगारा हो गया था। उसकी सुर्खी के सामने दरख्त की टहनियाँ और पत्तियां सिया लग रही थी, जैसे वो साया हो। वो पुल से आगे बढ़ गए। मेरी बात सुनो। देखो दुनिया कितनी बदल गई है। एक सर्कल पूरा हो रहा है। इंसान माक़बल तहजीब जानवरों की तरह रहता था। ज़ाती मिल्कियत का कोई तसव्वुर ना था। फिर ज़ाती मिल्कियत का तसव्वुर उभरा। ख़ानदान बना, कबीला बना, रिश्ते नाते बने। वो अपने ख़ानदान में खुश रहने लगा। फिर ये ख़ानदान बोझ हो गया। सिंगल फैमिली का तसव्वुर उभरा। फिर वो भी सहार ना सका। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने लगी। लेकिन अब मैरिज भी नहीं। औरत और मर्द जब जी चाहता है जिनसी तकाज़े पूरा कर लेते हैं। इसके बावजूद बच्चे होते हैं और कोई एहतियाती तदबीर काम नहीं करती। वो बच्चे जन्म भी देते हैं, इसने तलखी से कहा। हाँ, लेकिन इसका हल भी इन्होंने ढूंढ लिया है। चाइल्ड फार्म होने लगे हैं। बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं, पोल्ट्री फार्म की तरह। किसी बच्चे को इल्म नहीं होता कि उसके माँ बाप कौन हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम भी उन लोगों में से हो जो मुर्गी और इंसान के बच्चे में फ़र्क नहीं करते, उसने गुस्से से कहा। मेरा ये मतलब नहीं था जान। मुझे भी बच्चा चाहिए, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। क्या माहौल दे पाएंगे हम उसे? कुछ दिन रुक जाओ। देखो, तुम अबाशन पर इसरार करोगे तो मैं अबाशन के साथ ऑपरेशन भी करवा लूंगी। क्या मतलब? कर लेना किसी से जिनसी माहिदा और छोड़ आना अपने बच्चे को चाइल्ड फार्म में। मेरी बात तो सुनो। शट अप, उसने गुस्से से कहा और कदम तेज कर दिए। दोनों पार्क से बाहर आ गए। वो स्कूटर पर बैठी तो उसके जानों पर हाथ नहीं रखा और ना उससे लगकर बैठी। रोजाना वह पूरे वजूद को इसके साथ मदगम कर देती थी। इतना चिमट कर बैठती कि राह चलते लोग पलट पलट कर देखते। वो अपने निशिस्त पर इसके जिस्म की गर्मी
نرمی اور گداز کو محسوس کرنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن جب وہ اس سے ناراض ہو جاتی تو الگ ہو کر بیٹھتی تھی۔ یہ اس کی خفگی کی علامت تھی۔ راستہ بھر دونوں نے گفتگو نہیں کی۔ اسکوٹر سے اترتے ہی وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کل وہ کب آئے گا۔ کچھ دیر وہ رکا رہا، پھر مایوسی سے لوٹ گیا۔ گھر جانے کے بعد وہ لباس تبدیل کیے بغیر بستر پر گر گئی۔ کتنا مختلف انسان لگا آج وہ۔ اس نے سہاگرات والے نشان کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ بعد میں جنم دیں گے بچے کو، چائلڈ فارم۔ فلسفی بگارنا کتنا آسان ہے، جیسے ہم مغربی دنیا کا حصہ ہیں۔ چائلڈ فارم تو ہمارے بعد والی نسل بھی نہیں دیکھے گی۔ خدا نخواستہ یہاں ایسا ہوگا ہی نہیں۔ ابھی ہماری نانی دادی زندہ ہیں، رشتوں کا احترام باقی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کا دماغ ٹھنڈا ہونے لگا۔ ڈھیر سارے برتن اور کپڑے رکھے تھے۔ ماں کا رویہ، کیسی ماں ہے اس کی؟ گھر کی ملازمہ بنا رکھا ہے، نوکری بھی کرے اور یہ کام بھی۔ کب اس جہنم سے نجات ملے گی؟ کب؟ 3 برس سے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن الگ سے گھر نہیں لے پائے۔ اب تو شادی بھی کر لی، لیکن گھر، کہیں اس نے سچ تو نہیں کہا؟ ایسے ماحول میں وہ کیسے کیری کرے گی؟ ماں تو گھر سے نکال باہر کرے گی، پھر وہ کہاں جائے گی؟ گھر، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیسے ہوگا سب کچھ؟ اس نے چادر اٹھائی اور سر سے اوڑھ کر سیدھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ فرسٹ بیبی ہے؟ جی ہاں۔ رکھ کیوں نہیں لیتی؟ ڈاکٹر نے کہا۔ گیپ چاہیے۔ پہلا بیبی آنے دو پھر گیپ رکھنا، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں، وہ ڈاکٹر نے گولیاں لکھ دی۔ وہ گولیاں لے آئی۔ گولیاں کھانے کے لیے اس نے پانی بھرا گلاس اٹھایا تو وہی باریک سی آواز آئی، ممی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ کتنا کہا کرتا تھا کہ دونوں کی نشانی ہونی چاہیے۔ اس کے فیچرز، اس کا کلر، اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کی شوخی، اس کی سنجیدگی، اس کی ذہانت، اس کی علمیت۔ پھر کیا ہو گیا؟ نہیں، چاہتا تو شاید وہ اب بھی ہے، لیکن حالات سنبھلنے کے بعد۔ حالات کیا حالات ایسے تھے کہ دونوں کو نکاح کرنا ضروری تھا؟ کیا سہاگرات منانا بھی ضروری تھا؟ پھر اب حالات کہاں سے آ گئے؟ وہ جھلا گئی۔ جیسا اب تک ہوتا آیا ہے یہ بھی ہوگا، لیکن اپنے ماں بننے کی علامتیں وہ کیسے چھپائے گی؟ شاید اسی لیے اس نے منع کیا ہو۔ اس نے گولیاں حلق سے اتار لیں۔ اب وہ باریک سی آواز بند ہو جائے گی۔ اس کا دل بھر آیا۔ کیسی بدقسمت عورت ہے وہ۔ صبح وہ ناخنوں کو پالش لگا لے گی، لیکن ناخن رگے بغیر ہی وہ آفس چلی گئی۔ کام میں دل نہیں لگا۔ شام میں وہ اسے لینے آیا تو وہ چپ چاپ اسکوٹر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، کل کی طرح فاصلہ رکھ کر۔ پارک آ گیا۔ پل پر ابھی دھوپ تھی۔ وہ اس درخت کے پاس آ گئے جس کی پھلیوں کے بیج سرخ ہوتے تھے۔ پھلیاں سوکھ کر تڑک جاتی تو وہ بیج سبز لان پر ادھر ادھر بکھر جاتے اور بھر ببوٹی کی طرح جھانکنے لگتے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے یہ درخت دریافت کیا تھا۔ پورے پارک میں ایک ایسا ہی درخت تھا۔ وہ سرخ بیج اکٹھا کرنے لگی۔ دراصل وہ کانچ کے ایک گلدستے میں سرخ بیج بھر کر اس میں سرخ گلاب لگانا چاہتی تھی۔ ڈھیر سارے بیج جمع ہو گئے تھے۔ وہ بھی بیج چننے لگا، لیکن آج بہت کم بیج تھے۔ وہ پل پر آ گئے۔ بات نہیں کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ کیوں؟ ایسا خیال کیوں آیا تمہیں؟ تمہیں شاید میری کل والی بات، میرا رویہ ٹھیک نہ لگا۔ اب اس ذکر کو نہ چھیڑو تو بہتر ہے۔ وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، ہمارا کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کب کہا؟ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ابارشن کے ساتھ آپریشن بھی کروا لوں گی۔ تم ایسا نہیں کرو گی، اس نے غصے سے کہا۔ میں ایسا ہی کروں گی۔ یہ کیا ضد ہے؟ اس نے جھلا کر کہا۔ اچھا تو پھر کچھ نہ کرو، کیری کر لو۔ فار یور انفارمیشن میں کل ہی لیڈی ڈاکٹر سے مل چکی ہوں اور گولیاں بھی کھا چکی ہوں۔ اوہ، وہ خاموش ہو گیا۔ پھر خاموشی رہی۔ اس نے ماحول کا تناؤ توڑنے کے لیے ٹی وی سیریل کا ذکر چھیڑ دیا۔ پھر دونوں فلموں کی اپنی اپنی ملازمتوں کی باتیں کرنے لگے، لیکن سب کچھ کتنا مصنوعی اور کھوکھلا سا تھا۔ گولیاں ختم ہو گئیں۔ اتنے دن انتظار بھی کر لیا جتنے دن ڈاکٹر نے کہے تھے، لیکن ممی ممی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر سے ملنے گئی۔ رکھ لو، بڑا ڈھیٹ لگتا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا۔
इस बार इंजेक्शन दिया गया। इसे महसूस हुआ इंजेक्शन का सयाल पूरे वजूद में फैलता जा रहा था। इसका बच्चा अब दम तोड़ देगा। वो रात भर बेचैन रही। रोज की तरह शाम वो पार्क आए तो उसने ना अपनी कैफियत बताई और ना अपनी सोचों का इजहार किया। पुल पर धुआं था। वो मसनवी झील के पास पड़ी बेंच पर बैठ गए। ये झील कश्ती रानी के लिए बनाई गई थी। उसके दोनों किनारों पर नारियल के दरख्त झुके हुए थे। झील का पानी गदला था। एक जानिब कचरा जमा हो गया था। मेंढक के बहुत सारे बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। वो अपनी दुम पानी पर मारते तो दायरे बन जाते। पानी की सतह पर कई दायरे फैले हुए थे। जब कोई कश्ती इधर से गुजरती तो सारे दायरे मिट जाते। वो बच्चे फिर से दायरे बनाने में मसरूफ हो जाते। उसने उसका हाथ थाम लिया। चुपके से उसके नाखून देखे, पॉलिश नहीं थी। वो कंधे से लग गई। कैसा टेंशन है ये। अगर हालात अच्छे होते तो ये तनाव न होता। दोनों अपने पहले बच्चे का कितनी खुशी से इस्तकबाल करते। वो सच भी कह रही थी कि ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे के वजूद में आने की तारीख का पता चलता है। बहुत टेंशन है, उसने प्यार से पूछा। उसने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी जानिब देखा। कुछ नहीं कहा। नहीं, तुम कैरी कर लो, उसने कहा, लेकिन वो चुप रही। वापसी में वो स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी तो उससे चिमटी हुई थी। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। घर जाकर वो बिस्तर पर लेट गई। मम्मी, बारीक सी आवाज़ आई। वो चौंकी। तो क्या इंजेक्शन भी? वो लेडी डॉक्टर के पास भागी। 2-3 दिन इंतज़ार, वरना एमटीपी। इसके अलावा कोई सूरत न थी। 3 दिन गुजर गए। आवाज़ आती रही। कुछ भी नहीं हुआ। इस मौजू पर दोनों ने बात भी नहीं की। वो अकेली सारा कर्ब झेलती रही। कल लेडी डॉक्टर ने वक्त दिया था। रात भर वो करवटें बदलती रही। पता नहीं क्या हो। मम्मी मम्मी, उसका दिल भर आया। बेटा, हमारी दुनिया ऐसी नहीं कि तुम आओ। देखो, हमारा अपना कोई घर नहीं है। मेरी और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? जब मैं जॉब करने चली जाऊंगी तो तुम अकेले कैसे रहोगे? मम्मी मम्मी, एक आवाज़ आती रही। सारी रात वो जागती रही। सुबह उसने छुट्टी की दरखास्त भेजी। पर्स में नोट रखे और दवाखाने आ गई। जी बहुत घबरा रहा था। अकेली हो? हाँ। मम्मी या हस्बैंड? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लहजे को सुनकर लेडी डॉक्टर चौंक गई। अच्छा किया सुबह सुबह आ गई, डॉक्टर ने कहा, जैसे उसके लहजे की चुभन को सहला रही हो। उसे ऑपरेशन थिएटर लाया गया। चप्पल बाहर छोड़ दिए, नर्स ने कहा। उसने चप्पल छोड़ दिए। अजीब सी कैफियत थी, जैसे किसी मख्तल में जा रही हो। उसे लिटा दिया गया। नर्स ने डेटॉल से पैर धोए, कपड़े उतार कर गाउन पहनाया, बाल खोलकर स्कार्फ बांध दिया। एसी रूम था लेकिन घुटन सी थी। पूरे बदन से पसीना फूट रहा था, ठंडा ठंडा। क्या बात है? लेडी डॉक्टर ने कहा। कुछ नहीं। इतना पसीना क्यों बह रहा? लेडी डॉक्टर ने दोनों छातियों के बीच की खला में बहते हुए पसीने के खतरों को उंगली के पोर पर लेकर कहा। अब भी सोच लो तुम। जी सोच लिया, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए नर्स रक्त तलाश करने लगी। बड़ी मुश्किल से रक्त मिली। एक बोतल रखी थी। यही बोतल उसका कत्ल करेगी। डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया। कुछ देर बाद बोतल धुंधली होती गई। थोड़ा नीचे आओ, डॉक्टर ने कहा। उसका जहन डूब रहा था। वो तन्हा थी, बिल्कुल तन्हा। उसका अपना वहाँ कोई नहीं था जिसे वो आवाज़ देती। आवाज़? बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद भी वो आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। मम्मी 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 मम्मी। फिर रफ्ता रफ्ता आवाज़ दूर होती गई। आखिरी बार उसने वो आवाज़ सुनी तो ऐसे लगा जैसे कोई गहरे कुएं से पुकार रहा हो। फिर उसे होश नहीं रहा। होश आया तो देखा कि कमरे में इसके सिवा कोई नहीं है। एक सन्नाटा था। अजीब सा खाली खालीपन महसूस हो रहा था। फिर कोई आया। डॉक्टर थी। घंटा भर आराम कर लो, तबीयत संभल जाए तो चली जाना। डॉक्टर की आवाज़ साईं साईं कर रही थी। उसके वजूद का एक हिस्सा गुम हो गया था। वो पूरी नहीं है, वो नामुकम्मल है। कहीं कुछ गुम हो गया है। डॉक्टर चली गई तो वो जी भर के रोने लगी। कितनी देर तक रोती रही। जब डॉक्टर ने कहलवाया कि अब वो जा सकती है तो उसने ऑटो मंगवाया और लड़खड़ाते कदमों से चली गई। वो सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। ड्रेसिंग टेबल पर नेल पॉलिश रखी थी। उसने नेल पॉलिश की शीशी उठाई। नाखून रंगने के लिए
ڈرا کھولا تو چکنائی بھرا مادہ باہر آیا۔ عجیب سی چپچپاہٹ تھی۔ اس نے برش پر ناخن رکھا تو لگا جیسے تازہ تازہ خون ہو۔ خون! وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اس کے بچے کو کنویں میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ شاید وہ محفوظ ہے، کوئی قافلہ ادھر سے گزرے گا تو اسے باہر نکالے گا۔ اس کی وجاہت نازک انگلیوں کو زخمی کرے گی، اور پھر وہ 7 مقفل دروازوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگے گا تو دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ لیکن قید خانے پر اس کی دوڑ ختم ہوگی۔ پھر وہ قید خانے سے معتبر بن کر نکلے گا۔ اس وقت تک وہ بینائی کھو چکی ہوگی۔ اس کا بیٹا اسے اندھیروں سے نکالے گا۔